प्रॉब्लम चाहे लाइफ की हो या मैथ्स की, अगर स्ट्रैटेजी सही नहीं लगाई तो पूरी इक्वेशन बदल जाती है। तो इसीलिए सही स्ट्रैटेजी के साथ लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल चैप्टर्स, जो मदद करेंगे पहले 20 क्वेश्चन का आंसर देने में आपको। और इस वैल्यूएबल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सिखाते हैं आपको 50 नए कॉन्सेप्ट को, और रिवाइज कराता हूं आपको 50 कॉन्सेप्ट। मजेदार वीडियो होगी, एंड तक जरूर देखना। तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से स्टार्ट करते हैं इस लर्निंग भरी वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारे पास 3 लाइट्स हैं जो 8 बजे फ्लैश करती हैं, बताओ दोबारा एक साथ फ्लैश कब करेंगी। ऐसे सभी क्वेश्चंस के लिए हमें निकालना होता है एलसीएम, और एलसीएम निकालने के लिए करनी होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 80 की, और 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 2 की पावर 4 इंटू 5। बात हुई 90 की, तो 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, और आखिरी में बचा 110 जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 2 इंटू 5 इंटू 11। और निकालना होगा एलसीएम। जल्दी से एक फॉर्मूला लिख लो, टेक ऑल नंबर्स, सारे नंबर ले लो जो जो आपको दिख रहे हैं। 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, और 11 भी दिख रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा ना। तो इन सारे नंबर्स को लेने के बाद इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर है 4, और 3 की हाईएस्ट पावर है 2, तो ये आ गया 16 इंटू 5 80, और 9 इंटू 11 99, विच इज 7920। और ये आंसर आया आपका सेकंड्स में, मगर मुझे 8 बजे के बाद मिनट्स चाहिए। तो मिनट्स के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो जल्दी से इसको 60 से डिवाइड करते हैं, और हमारे पास आ गया 132 मिनट्स। और 132 मिनट्स को अगर मैं 8 में कन्वर्ट करने जाता हूं, तो आप सबको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 132 मिनट्स हुए 2 घंटे और 12 मिनट। तो 2 आवर्स और 12 मिनट, 8 के बाद 2 घंटे प्लस करो तो 10:12 पे नेक्स्ट टाइम ये फ्लैश करेंगी। ये है आपका सही आंसर, और ये थी फटाफट क्वेश्चन करने की ट्रिक। ऐसी ही और सारी ट्रिक्स और सारी लर्निंग्स इस वीडियो में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, और 2 को लिख सकते हैं हम 2, और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। और निकालना है इसका एलसीएम, जो कि होता है टेक ऑल नंबर्स। 2 ही तो दिख रहा है, और तो कुछ दिख नहीं रहा, विद हाईएस्ट पावर 2, तो एलसीएम हो गया 4। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि है सिर्फ 2। कॉमन नंबर देखो, कॉमन इज 2, विद लोएस्ट पावर इज 1, तो 2 की पावर 1 विच इज 2। तो 4 इंटू 2, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, तो 4 इंटू 2 आंसर आ गया 8, प्रोडक्ट आ गया 8। तो हमारा सही आंसर हुआ डी पार्ट। चलते हैं अपने फटाफट से अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं गिवन दैट एचसीएफ दिया हुआ है हमें, ठीक है, एलसीएम दिया हुआ है, और के की वैल्यू निकालनी है। हमने कहा एलसीएम एचसीएफ किसका? ये 2 नंबर्स का दिया हुआ है एलसीएम, और इन्हीं 2 नंबर्स का दिया हुआ है एचसीएफ। तो आप सबको याद होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 252 इंटू के इंटू एचसीएफ, मतलब 40 इज इक्वल टू ए इंटू बी। जिन 2 नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2520 इंटू 6600। यहां से अगर आपको के निकालना है तो आप के को अकेला छोड़ो। मेरी कुछ बातों को याद रखो बेटा, यहां पर 40 और 252 को मल्टीप्लाई मत करना, कोई फायदा नहीं होने वाला। इनको जो मल्टीप्लाई वाले नंबर है नीचे आके डिवाइड कर दो, सबसे पहले कटिंग करो, और जो आखिरी में बचे उसको सॉल्व करो। उससे आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। तो मैथ कुछ मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होता, बस स्ट्रैटेजिकली हमें प्ले करना होता है, दैट्स इट। और यहां पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ, जिंदा दिमाग वाले लोग मैथ्स बहुत अच्छी तरह कर पाते हैं, और जो सो रहे होते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, वो बच्चे मैथ्स करने में थोड़ी सी उनको मुश्किल आती है। तो देखो कितनी आसान सी बात है, मैंने 0 से 0 काटा, और 252 सेम हो गया, और ये कैंसिल हो गया। तो के कितना आया? 4 को 6600 से डिवाइड करना है, तो कितना आसान है, 1 24 6 और 25 1650 इज योर फाइनल आंसर। जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहते हैं सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इस बराबर है प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा के, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी मतलब -2 बाय ए मतलब के। फटाफट ऐसे ही सॉल्व करते हैं, एग्जाम में आपको फटाफट ऐसे ही सॉल्व करना है। अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए, सी है 3k बाय ए इज के। अब आप सबको पता है एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, और जो अकेला बेचारा अकेला होता है वो सी होता है। तो आप सब बेचारे हो जो अकेले हो,
तो आपने कहा सर आप क्या करें, मैंने कहा के से के कैंसिल करो, -2/k, तो -2 इज इक्वल टू 3k, ये k ऊपर जाकर 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब k निकालना है तो 3 को नीचे ले आओ, -2/3 इज इक्वल टू k, आपका फाइनल आंसर आ गया। -2/3 इज डी पार्ट इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, बहुत कुछ सीखने को भी आगे मिलने वाला है। इफ सम ऑफ जीरोस इज -5, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है -5 और प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको अल्फा इंटू बीटा 6। कई बच्चों ने तो आंसर भी बोल दिया होगा कि सर पॉलिनोमियल होता है k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 6। आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर यहां पर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो ए पार्ट मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है, के को मैंने डाल दिया 1 और ये है मेरा फाइनल आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। दो जीरोस दिए हुए हैं, हमने कहा जीरो से पॉलिनोमियल कैसे निकालें। अरे इस बार आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया हुआ, इस बार आपको अल्फा दिया हुआ है 5 + 3√2 और आपको बीटा दिया हुआ है 5 - 3√2। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि होगा 5 + 3√2 प्लस 5 - 3√2, ये कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 10। और अब निकालना होगा आपको अल्फा इंटू बीटा, जो कि होगा 5 + 3√2 इंटू 5 - 3√2 और ये हो गया a + b a - b, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 और ये हो गया 18, ये आ गया 7। तो पॉलिनोमियल क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा 7 इज योर राइट आंसर। तो कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं आपको और ये है हमारा डी पार्ट, बिल्कुल सही आंसर। तो आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा 4 दिया हुआ है। अब अल्फा इंटू बीटा ए की वैल्यू निकालनी है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c क्या है, -6 अकेला, और a क्या है, a तो a ही है, इज इक्वल टू 4। कितना आसान है। अब आपने कहा सर ए कैसे निकालूं, मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अब आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, ए को ऊपर ले जाओ और साइमल्टेनियसली 4 को नीचे ले आओ, क्योंकि ए अकेला करना है। -6/4 इज इक्वल टू ए, कितना आसान हो गया, और -3/2 इज इक्वल टू ए, आपका आंसर आ गया। -3/2 इज योर फाइनल आंसर। कितना आसान था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में अक्सर पेपरों में आ जाता है। कहता है इफ 1 0 इज 2, मतलब जीरो का मतलब पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां 2 डाल दो और 0 के बराबर रख दो। अब आपने कहा पॉलिनोमियल में x का है, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, x की जगह 2 डाल दिया, प्लस 3 × x मतलब 3 × 2 और प्लस k इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, 10 प्लस k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू -10 इज योर फाइनल आंसर। सबको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा का क्वेश्चन आ गया। जब जब क्वेश्चन अल्फा बीटा के ऊपर आएगा, दो काम कर दो, अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, जो कि होता है -b/a, -2/a मतलब 1, खत्म। अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है 1, 1/1 खत्म। तो हमें निकालना क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो तीन ही रास्ते हैं आपके पास, या तो एलसीएम या कॉमन या आइडेंटिटी। तो आपने कहा सर एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, तो यहां ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फा और यहां वैल्यू डाल दो। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू डाल दी -2, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने कहा था निकाल लो, और बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली 1, जो कि आंसर आ गया -2 इज योर फाइनल आंसर। तो बेटा कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं किया। जब भी क्वेश्चन अल्फा बीटा के ऊपर आएगा, आपने दो काम जरूर करके रख देने हैं, चाहे कुछ भी हो, दो काम कर दो। ये दो काम आपके हमेशा काम आएंगे, चाहे आप अल्फा बीटा का कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लो। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, आपको निकालना था इसकी वैल्यू, आपने लिया एलसीएम, एलसीएम लेते ही आपके पास ऐसा कुछ आ गया और इनकी वैल्यूज आपको पता थी, आपने ऊपर से प्लेस कर दी, दैट्स इट। तो ये हमारे पास -2, ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता है द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। तीन तरह के कॉन्सेप्ट हैं, जो एक कॉन्सेप्ट आपके पेपर में पक्का आएगा, चाहे वो कोइंसिडेंट लाइंस हो, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, चाहे वो नो सॉल्यूशन हो, पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन हो। तो तीन लाइंस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें मैंने आपसे पूछा है कोइंसिडेंट लाइन का क्वेश्चन। आओ जरा देखते हैं
कोइंसिडेंट लाइंस में सिचुएशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है a1 by a2, सबको पता है। a1 क्या होगा? पहली इक्वेशन का x के साथ वाला नंबर 3 by a2 6 इज इक्वल टू b1 by b2, y के साथ 2 और y के साथ b इज इक्वल टू c1 by c2 9 by 18। अब आपको निकालना है b। अगर आप b निकालना चाहते हो तो जब मैथ्स की दुनिया में तीन चीजें बराबर होती हैं, हमारे काम की कोई दो होती हैं। कोई भी दो ले लो जो आपका मन करे। 3/6 इज 1/2 इज इक्वल टू 2/b। टेकिंग ये आप ये दोनों लेते तो भी 2/b इज इक्वल टू 1/2 आता है ना। तो b गया ऊपर 1 के पास, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और 2 गया 2 के पास, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ये आ गया आपका आंसर b इज इक्वल टू 4। b इज इक्वल टू 4, यस 4 इज इक्वल टू b इज योर राइट आंसर, ए पार्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कहता है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट टू लाइंस व्हिच आर। कहता है बताओ अगर इनका ग्राफ बनाएंगे तो ये कैसी कैसी लाइंस होंगी। हमने कहा मुझे क्या पता, ग्राफ बनाने का टाइम थोड़ी है मेरे पास। मैंने कहा बट हमारी कंडीशन पता है, देखते हैं इन तीन में से कौन सी कंडीशन को मैच करती है ये। तो आप सबसे पहले a1 by a2 निकाल लो। a1 by a2 क्या आया? 7/21, 7/21 विच इज इक्वल टू 1/3। फिर आप b1 by b2 निकाल लो, देखते हैं कंडीशन कौन सी मैच होगी। b1 मतलब -1 और b2 मतलब -3, 1/3 फिर आ गया। अब आप c1 by c2 निकालो। c1 मतलब अकेला नंबर 5 और c2 मतलब अकेला नंबर 10, जो कि आ गया 1/2। इसका मतलब a1 by a2 b1 by b2 के बराबर तो है, मगर c1 by c2 के बराबर नहीं है। और ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस। तो लाइंस आर पैरेलल। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने को आगे मिलेगा। वीडियो एंड तक देखना, बहुत वैल्यूएबल वीडियो आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टू लाइंस आर गिवन टू बी पैरेलल। हमने कहा अच्छा दो लाइन पैरेलल है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब a1 by 2 is equal to b1 by 2 is not equal to c1 by c2। तो आपका टाइम बिना वेस्ट किए मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी से जल्दी आपको सारे क्वेश्चंस करा दूं, ताकि आपको मजा आए और सारी चीजें रिवाइज हो जाएं बिना टाइम वेस्ट किए। तो द इक्वेशन ऑफ वन लाइन, कहता है अगर एक लाइन की इक्वेशन 3x - 2y is equal to 5 है, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए इन चार में से? हमने कहा दूसरी लाइन की इक्वेशन वही होनी चाहिए यहां पर a1 by a2 b1 by b2 के बराबर तो आए, मगर c1 by c2 के बराबर ना आए। तो 3/9 1/3, 2/8 1/3, मगर -1/3 बराबर नहीं हुआ। बी में देखते हैं। 3/-12 -1/4 -2/-8 + 1/4 फिर सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि a1 by a2 b1 by b2 के बराबर आना चाहिए। तो 3/12 3/-12 -1/4 -2/8 -1/4 5/7 इज नॉट इक्वल टू 5/7। तो ये होगी आपका करेक्ट आंसर। देखो ना, 3/-12 क्या होता है? -1/4। -2/8 क्या होता है? -1/4। और 5/7 इज नॉट इक्वल टू 5/7। यही कंडीशन तो मैच करानी है आपने। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको समझ आना चाहिए। चलते हैं जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है नेचर ऑफ रूट बताओ। हमने कहा नेचर ऑफ रूट्स, ये नेचर इंसान का होता है, रूट्स का कौन सा नेचर है? मैंने कहा सीखा है हमने, है ना। नेचर लोगों का भी होता है, नेचर रूट्स का भी होता है। रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज। तो आपने कहा सर कैसे बताएं नेचर? मैंने कहा नेचर बताने के लिए मैथ्स की दुनिया में डी निकालना पड़ता है। अब डी क्या होता है? डी होता है b² - 4ac। अब डी निकालो, फिर मैं आपको बताता हूं नेचर कैसे बताते हैं। तो डी होता है b², बी होता है वो जो एक्स के साथ है, तो -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a 9 इंटू c -2, तो ये कितना हुआ 36, और माइनस माइनस हुआ प्लस, माइनस माइनस हुआ प्लस, और ये आ गया 4 इंटू 9 36 और 2 72। बात समझ में आ रही है सबको? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये आ गया 108। अब तीन तरह से डी हो सकते हैं, या तो डी हो सकता है 0 के बराबर। तो नेचर ऑफ रूट होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और डी हो सकता है 0 से बड़ा, जो कि अभी आया हमारा। तो नेचर ऑफ रूट होता है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और एक डी होता है डी इज लेस देन 0, मतलब नो रियल रूट, मतलब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। क्योंकि अभी तक हमने आप सबको पता है डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में, मतलब एक्स के फॉर्मूले में -b प्लस माइनस रूट डी होता है, और रूट डी, डी अगर माइनस में आ जाएगा तो माइनस का रूट हमने नहीं सीखा, इसलिए नो रियल रूट्स। ये तीन कंडीशंस आप लिख सकते हो और नेचर ऑफ रूट्स कभी भी बता सकते हो। तो इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल।
रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ऐसा कुछ है? नो रियल रूट्स, नहीं, गलत। टू इक्वल रियल रूट्स, नहीं। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यस। दो रूट्स तो होंगे मगर अलग होंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्योंकि रूट्स रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब जो डी होगा वो 0 के बराबर होगा। बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए वन इंटू सी के इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। माइनस 4k उधर गया, 16 इज इक्वल टू 4k, और 4 नीचे जाके डिवाइड हुआ, 4 इज इक्वल टू k इज योर फाइनल आंसर। ये रहा आपका फाइनल आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दीज टर्म्स आर इन एपी। क्योंकि ये टर्म्स एपी में है, इसलिए इनके अंदर एक खास बात है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस का मतलब a2 माइनस a कॉमन डिफरेंस देता है, और कॉमन डिफरेंस क्या देगा? a3 माइनस a2, ये बराबर होगा क्योंकि दोनों से d क्या होगा? इक्वल। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम व्हेन टर्म्स आर इन एपी। इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। a2 का मतलब x प्लस 10, माइनस a का मतलब 2x, a3 3x प्लस 2, माइनस a2 x प्लस 10 मतलब माइनस x माइनस 10। जब माइनस होगा और दो नंबर आएंगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। तो जाओ जल्दी से देखते हैं। x माइनस 2x हुआ माइनस x प्लस 10, और यहां पर 3x माइनस x हुआ 2x और माइनस 8, प्लस 2 और माइनस 10 माइनस 8। अब x को इकट्ठा करो, नंबर को इकट्ठा करो, माइनस से बचो। इस माइनस x को इधर ले जाओ तो ये हो गया 3x, इस माइनस 8 को इधर ले जाओ, ये हो गया 18, 10 प्लस 8 18, तो ये आ गया 6 इज इक्वल टू x, और हमारा ए पार्ट इज द फाइनल आंसर। बहुत बढ़िया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। एपी का एक और क्वेश्चन कहता है इन एन एपी फोर्थ टर्म इज 11। फोर्थ टर्म मतलब a4, a4 11 दी हुई है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। a4 मतलब a प्लस 3d इज इक्वल टू 11। ये शॉर्टकट आप सबको पता होना चाहिए। और टेंथ टर्म इज 23। टेंथ टर्म मतलब a10 इज इक्वल टू 23, और a10 को आप क्या लिख सकते हो? a प्लस 9d इज इक्वल टू 23, नंबर 2। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक दूसरे के नीचे लिखो और लाइन लगा दो और माइनस कर दो। माइनस माइनस माइनस, देखो a से a कैंसिल हो गया। 3d माइनस 9d माइनस 6d, 11 माइनस 23 माइनस 12, और d आ गया आपका 2, और ये रहा आपका फाइनल आंसर, ए पार्ट। तो आओ जल्दी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, जब भी आपको कोई भी एपी की एंड से कोई भी टर्म निकालनी है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने लास्ट टर्म को ही ए मान लेना है। मतलब एपी को आगे से ना देखते हुए आपने एपी को पीछे से देखना है। अब जब आप एपी को पीछे से देखोगे तो लास्ट टर्म पहली टर्म बन जाएगी। अब आपने कहा सर ए तो आ गया, डी का क्या करूं? मैंने कहा देखो, डी आगे से निकालो, आगे से डी निकालो। आगे से डी कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a2 मतलब माइनस 8, माइनस a मतलब माइनस ऑफ माइनस 11। तो डी कितना आया? माइनस 8 प्लस 11। तो डी कितना आया? 3, d3 आ गया। a 49 आ गया, d3 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? a4 a प्लस 3d। एक गलती कर दी आपने, आपने a तो पीछे से ले लिया मगर d आगे से ले लिया। आपने कहा सर क्या करूं? मैंने कहा जो भी d आगे का आएगा उसका ऑपोजिट साइन, d फ्रॉम एंड, उसका ऑपोजिट साइन होगा -3। तो याद रखना a की जगह 49 प्लस 3 इंटू -3, और ये आ गया 49 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 40 इज योर फाइनल आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, वीडियो में एंड तक बने रहना और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। नेक्स्ट टर्म कैसे निकालूं? पहला रूट 6 है तो रूट को छोटा करो। इसको आप क्या लिख सकते हो? 6, 4 इंटू 6 मतलब 2 रूट 6। इसको आप क्या लिख सकते हो? 54 मतलब 9 इंटू 6 मतलब 3 रूट 6। तो अगला क्या होगा? अगला क्या होगा? 4 रूट 6, और 4 रूट 6 का स्क्वायर क्या हुआ? 16 इंटू 6, और 16 इंटू 6 क्या हुआ? 36, 3 कैरी ओवर, 16 इंटू 6 विच इज 96 इज योर फाइनल आंसर, और रूट 96 आपका आंसर होगा।
तो आओ जल्दी से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। आपने सब चीजें समझ रहे हो। दी nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एन। अरे यार एन दिया हुआ है। अगर आपको ए एन दिया हुआ है 3 + 4n और आपको डी निकालना है, डी, आप सबको पता है डी निकालने के लिए हमें चाहिए A2 और A। अब हमने कहा A कैसे लाएं? मैंने कहा n को 1 रख दो। n को 1 रखो, A1 आएगा। A1 क्या होगा? फर्स्ट टर्म मतलब A हो गया। तो ये हो गया 7। n की जगह 1 रख दिया। 3 + 4 × 1, 4 × 1 4, 4 + 3 7। A1 आ गया 7। अब आपने A1 को ही कह दिया क्या? A। A1 ही आपका क्या होगा? A। तो इसका मतलब A हो गया 7। एक काम खत्म। अब आपको A2 निकालना है तो n को 2 डाल दो। तो A2 क्या हुआ? A2 3 + 4 × 2, n की जगह 2। तो A2 क्या हुआ? ये हो गया 8 + 3 11। अब आपने कहा D निकाल देते हैं, मतलब 11 A2 - A7 which is equal to 4। C part is your right answer। कितना आसान था। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, मैथ्स को कॉन्सेप्ट से सीखो। तो जैसे ही हमने देखा एक ट्राइंगल में दो साइड्स को ज्वाइन करती हुई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, हमने लगा दी बीपीटी। बीपीटी हमेशा याद रखो कि जब भी दो साइड्स को ज्वाइन करती हुई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल आ जाए, बीपीटी लगा दो, लगा दो। बीपीटी क्या कहती है? एई अपॉन ईसी, ईसी इज इक्वल टू एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी। मगर आपको तो एसी चाहिए, एसी के साथ एई चाहिए, तो जो चीज चाहिए छोटी साइड उसको नीचे लाओ, डिनोमिनेटर में लाओ एई को। डिनोमिनेटर में लाने के लिए रेसिप्रोकल करो, तो ईसी बाय एई इज इक्वल टू डीबी बाय एडी। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, 1 ऐड, देखो 1 ऐड कर दिया मैंने दोनों तरफ, और एलसीएम ले लो। तो नीचे एई आ गया, ऊपर ईसी प्लस एई, ईसी प्लस एई मतलब एसी। बीपीटी का पार्ट है ना, एप्लीकेशन पार्ट है बीपीटी का। तो डीबी ऊपर है और डीबी में एलसीएम लेंगे, एडी प्लस होगा, डीबी में एडी से प्लस होगा वो एबी हो जाएगा, एबी बाय एडी। सबकी वैल्यू डाल दो, सबकी वैल्यू आपके पास है। एसी की वैल्यू है 9, एई की वैल्यू आपको नहीं पता, एबी की वैल्यू आपको पता है 6 और एडी की वैल्यू पता है आपको 2। अब एई आपको निकालनी है। एई निकालने के लिए क्या करूं? इस 2 को 9 के पास ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 × 2 इज इक्वल टू 6 एई। एई को 6 के पास ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 6 को नीचे ले आओ, 9 × 2 बाय 6 इज इक्वल टू एई। अब ये क्या हुआ? 3 2 और 3 3 और 2 गया 2 से, 3 आंसर आ गया। 3 इज योर फाइनल आंसर, डी पार्ट। कितना आसान था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू पीक्यूआर। हमने कहा दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अरे नहीं बुद्धू, ये 9th क्लास थोड़ी है, सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अच्छा ठीक है, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होती है। बिल्कुल ठीक। और क्या होता है सर? मैंने कहा एंगल ए एंगल बी के बराबर होता है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होता है, एंगल सी एंगल आर के बराबर होता है। तो अगर ए 40 है तो पी बी कितना हो गया? 40। आर कितना दिया हुआ है? 52। तो क्या हम क्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो कितना होगा? 40 + 52 92, और 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 180 में से माइनस करने पर 88, और 88 ही बी होगा क्योंकि Q और B बराबर है, ट्राइंगल सिमिलर है। 88 आपका फाइनल आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होता है उसमें x तो होता है मगर y नहीं होता, इस बात को याद रखना। और ये पॉइंट इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब AP बराबर होगा BP के, और AP को निकालने के लिए लगाना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x2 - x1। इसके लिए दूंगा आपको एक ट्रिक। AP मतलब चलो P के पास, और P के x में से A का x माइनस कर दो, x - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस P के y में से A का y माइनस कर दो, 0 - (-2) 0 + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP। फिर लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो P के पास, P के x में से इसका x माइनस करो तो x - (-4) मतलब x + 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। और यहां पर अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर, जिससे रूट हट जाएगा और रूट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा। और यहां आ गया a - b का होल स्क्वायर जो कि होता है a²
प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब माइनस 4x इज इक्वल टू, सॉरी साथ में है 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब ध्यान से देखो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेम नंबर्स आमने सामने पड़े हैं विद सेम साइन, तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 4 कैंसिल हो गए। अब ध्यान से देखो कितना आसान हो गया, 16 प्लस का इधर गया तो 4 माइनस 16 माइनस 12 हो गया और माइनस 4x उधर गया तो प्लस हो गया तो प्लस 12x हो गया, तो माइनस 1 इज इक्वल टू x आ गया, माइनस 1 इज इक्वल टू x, देयरफॉर पॉइंट P इज माइनस 1,0 इज योर फाइनल आंसर। इतना आसान है। तो आप चलते हैं जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है फाइंड द रेशो। जब भी आपको रेशो निकालनी हो, सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, उस रेशो को मान लो k:1 और रेशो निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने k:1 रेशो माननी है और इस डिवाइडेड बाय x एक्सिस है तो x, 0 पॉइंट हो गया। अब आपको जो पॉइंट 0 है उसका फॉर्मूला लगाना है। 0 क्या है? y, तो y इज इक्वल टू m1, याद है आपको m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये सब बातें में हम नहीं करते, हम तो गाना गाते हैं। हमारे पास एक गाना है, y इज इक्वल टू पहली रेशो y का दूसरा पॉइंट k इंटू 6 प्लस दूसरी रेशो 1 इंटू वाई का पहला पॉइंट -3 डिवाइड बाय रेशो का सम k+1 और k+1 पूरा जाके 0 से मल्टीप्लाई हुआ और ये 0 हो गया और ये हो गया 6k -3 और -3 उधर जाके प्लस हुआ 3 इज इक्वल टू 6k और 6 से जाके डिवाइड हुआ 1/2 इज इक्वल टू k। अब k आ गया 1/2, इसका मतलब रेशो क्या हुई? रेशो को क्या माना था? k:1, तो 1/2:1, तो रेशो हो गई 1:2 इज योर फाइनल आंसर। जल्दबाजी में 2:1 मत कराना, ध्यान से पेपर को सॉल्व करना। पेपर में सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, मैथ्स में कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। एक बच्चा कहता है सर आज पेपर छूट गया, मैंने कहा क्यों? कहता सर इन्विजिलेटर को देखता रह गया। मैंने कहा यार ये कैसी बात, बच्चों की कहानियाँ बताने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो कैसी-कैसी गलतियाँ करते हैं, उनसे आप सबको सीखने को मिलना चाहिए। तो बेटा मैथ्स के पेपर में इन्विजिलेटर को नहीं देखना, कोई भी आ जाए, है ना? कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी पूछता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, आपका ध्यान आपके पेपर में होना चाहिए। जब आपका पेपर खत्म हो जाए उसके बाद कुछ भी करो, इधर देखो, उधर देखो, जो मर्ज़ी करो, कहने का मतलब मगर कंसंट्रेशन बीच में टूटी तो छोटी-छोटी गलतियाँ होंगी और पूरे 3 नंबर क्वेश्चन के चले जाएँगे। तो इसलिए चलते हैं हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। a और b के बीच में डिस्टेंस 5 है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ab इज इक्वल टू 5 और ab निकालने के लिए फिर लगाना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो b के पास, b का x 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और रूट को हटाने के लिए करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। 1 - 4 हुआ -3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और प्लस 9 उधर जाके माइनस हुआ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और p इज इक्वल टू +-4। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। याद रखना +-4 ही आंसर होगा। तो आप जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 3 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आ जाता है और कई बार 1 नंबर में भी पूछ लेता है। चाहे क्वेश्चन पैरेललोग्राम के ऊपर आए, रेक्टेंगल के ऊपर आए, स्क्वायर के ऊपर आए, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। कहता है अगर आपको ये 4 वर्टेक्स दी हुई हैं तो बीच में a और b की वैल्यू निकालो। कई बार क्वेश्चन कहता है 4th वर्टेक्स निकालो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट विल गो फॉर एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। इसका मतलब पता है क्या है? कि जो भी AC का मिड पॉइंट होगा O, वही मिड पॉइंट BD का होगा O, दोनों के मिड पॉइंट सेम होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करो। मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट फॉर्मूले से, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 -2 प्लस 4 बाई 2 कॉमा y1 -1 प्लस b बाई 2 -1 प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD भी निकालो। मिड पॉइंट ऑफ BD क्या होगा? x1 a प्लस 1 बाई 2
कॉमा 0 प्लस 2/2, 0 प्लस 2/2, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला लग गया। अब आपने क्या करें सर, आप क्या करें, मैंने कहा बीच में लाइन लगाओ, x का पॉइंट इस x के पॉइंट के बराबर, -2 + 4 हो गया 2/2, 2/2 होता है 1 इज इक्वल टू इस पॉइंट का x, इस पॉइंट का x बराबर, तो a + 1/2, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 2 इज इक्वल टू a + 1, +1 इधर जाके माइनस हुआ, 1 इज इक्वल टू a, ये आपका a आ गया। अब जल्दी से इधर देखो, -1 + b, इसका y इसके y के बराबर, /2 इज इक्वल टू 2/2, फिर 1, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, -1 + b इज इक्वल टू 2, और b इज इक्वल टू -1 उधर जाके प्लस हुआ 3, a भी आ गया, b भी आ गया, यही आपका फाइनल आंसर 1 और 3 आपका आंसर है, जो कि है हमारा a पार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं जल्दी से। कहता है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ b। मिड पॉइंट का मतलब x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब यहाँ पर b किसके पास है, y के पास, तो y का फॉर्मूला लगाओ। y क्या है यहाँ पर, -3, -3 इज इक्वल टू y1 b -2 प्लस y2 मतलब 4/2, और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, -6 इज इक्वल टू b -2 + 4 हुआ +2, और ये +2 इधर जाके माइनस हुआ, -8 इज इक्वल टू b आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, सी पार्ट इज योर फाइनल आंसर। मिड पॉइंट फॉर्मूला 1 नंबर में आपको 100% बोर्ड में मिल रहा है, याद रखना मेरी बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। ओरिजिन होता है 0,0, तो आपने कहा सर ये पॉइंट हो गया ए, बी पॉइंट हो गया ओरिजिन 0,0, तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा, अब ट्रिक लगाओ फटाफट, 0 - 6, अरे 0 - 6 तो 6 ही होता है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ गया 36 और 64 100, और √100 इज 10, 10 यूनिट्स आपका फाइनल आंसर आ गया। याद रखना इस क्वेश्चन को भी, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, सेंट्रॉइड। हालांकि सेंट्रॉइड बहुत सारे पेपर्स में नहीं आया, मगर फिर भी कोर्स में हो सकता है आ जाए बोर्ड्स में, और हमें फॉर्मूला सिर्फ याद रखना और कुछ नहीं। फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, तो हमें तीनों वर्टेक्स दिए हैं, x1 3 प्लस x2 -8 प्लस x3 5/3, और y1 है हमारे पास -7 प्लस 6 प्लस 10/3, और ये हुआ आपके पास 8 और 8 0 हो गया है, तो 0 कॉमा, और ये हुआ -1 और प्लस 10 9, 9/3 इज 3, 0,3 आपका आंसर आ गया, जो कि है आपका बी पार्ट। जल्दी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है tan a = 5/12। अब tan a दिया हुआ है आपको 5/12। देखो एक ट्रिक सिखाता हूं आपको। अब आप सबको पता है एक ट्रायंगल बनेगा, मगर ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। मत बनाओ ट्रायंगल, दिमाग चलाओ। आप पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद रखो, कॉमन ट्रिपलेट्स हैं कुछ। 5 12, तो तीसरी साइड क्या होती है 13, तो हाइपोटेन्यूज होगा 13। अब 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपने फटाफट हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, और आपको निकालना साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 5/13, और कॉस थीटा क्या होता है, जिसमें आपने कॉस थीटा प्लस करना है, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 12/13, तो आंसर आ गया 13/13, जो कि हो गया 1, ओ सॉरी 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 5/13 प्लस 12/13, तो आंसर आ गया 17/13। कितनी जल्दी आपने आंसर निकाल लिया। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप मेरे से सीखो, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक दूंगा आपको। तो 17/13 आपका फाइनल आंसर हो गया बी पार्ट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कहता है cot थीटा इज 1/√3। मैंने कहा आप क्या बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे, नहीं नहीं दिमाग चलाओ। देखो cot थीटा 1/√3 है, 1/√3 टेबल की वैल्यू है, तो टेबल की वैल्यू सोचो cot 1/√3 कब होता है। अब cot tan का उल्टा होता है, बताओ tan √3 कब होता है, tan √3 60 पे होता है, तो cot 1/√3 कब होगा, cot 60 पे, cot 60 पे। तो थीटा कितना आ गया यहाँ से 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री आ गया, यहाँ वैल्यू डाल दो, secant स्क्वायर 60 और इनटू इनटू कोसेकेंट स्क्वायर 60। अब secant 60 के लिए cos 60 को याद करो। cos 60 क्या होता है, जो भी cos 60 होगा वो secant 60 होगा, नहीं cos 60 का उल्टा secant 60 होगा। और cos 60 क्या होता है, जो sin 30 होता है, sin 30 क्या होता है 1/2, तो sin 30 1/2 होता है, इसलिए cos 60 1/2 होगा, इसलिए secant 60 उसका उल्टा 2 होगा, इनटू। अब ध्यान से देखो, कोसेकेंट स्क्वायर 60 sin 60 का उल्टा, sin 60 होता है √3/2 और कोसेकेंट होगा 2/√3।
2/√3 का स्क्वायर। और ये आ गया 4 इंटू 4/3 और आंसर आ गया 16/3 इज योर फाइनल आंसर। तो कभी आपको जरूरत पड़ेगी ट्रायंगल बनाने की और कभी जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रायंगल बनाने की। बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है, जहां ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आपके पास आ जाए टेबल की, वहां ट्रायंगल मत बनाओ। इधर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, tan 5x + 30 = 1 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने कहा तो बड़ी आसान सी बात है, tan 5x + 30 और 1 की जगह हमने लिख दिया tan 45। और याद रखो tan से tan कैंसिल हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन कैसा भी आएगा ही आएगा, चाहे डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट आए, चाहे ऐसा आए चाहे इससे पिछले वाले क्वेश्चन जैसा आए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इस बात को मेरे याद रखना। और ये आ गया 5x + 30 = 45 और यहाँ पर +30 उधर जाके माइनस हुआ, 5x = 15 और x आ गया आपका 3 और ये है आपका फाइनल आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, कहता है tan x sin 45 cos 45 प्लस sin 30 के बराबर है, तो x क्या होगा? हमने कहा बड़ा आसान है, tan x आपके सामने है, tan x के सामने sin 45 मतलब 1/√2, cos 45 मतलब 1/√2, sin 30 मतलब 1/2 और tan x किसके बराबर हुआ? tan x बराबर हुआ 1/2 प्लस 1/2 और tan x किसके बराबर हुआ? tan x बराबर हुआ हाफ प्लस हाफ इज 1 और tan x किसके बराबर हुआ? tan x बराबर हुआ tan 45, क्योंकि 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan 45, क्योंकि tan 1 कब होता है? 45 पर, तो tan से tan कैंसिल हुआ, x आ गया 45। हमारा x तब तक नहीं आ सकता था जब तक यहाँ पर tan नहीं आता, क्योंकि जैसे ही यहाँ tan आया tan से tan कैंसिल हो गए मन में। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब ये किसके बराबर होगा आपको पता लगाना है। देखो क्या करें सर, हमने कहा सर क्या करें, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। मैंने कहा देखो जब कुछ भी समझ ना आए ना तो एक रामबाण दे रहा हूँ, और रामबाण क्या है कि सब कुछ साइन कॉस में बदल दो, सब कुछ साइन कॉस में बदल दो। तो आप सबके पास भी कोई ना कोई बात होती है कि सर हमें जब कुछ समझ नहीं आता तो हम ये कर देते हैं, हमें पेपर में कुछ समझ नहीं आता हम फॉर्मूला लिखाते हैं, हमें पेपर में कुछ समझ नहीं आता हम कुछ भी लिखाते हैं। तो आपने क्या करना है, कई बच्चे कहते हैं सर हम शीटें भराएं हम पास हो जाएंगे। तो कहने का मतलब सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी है। तो मैं कहता हूँ प्रूव दैट के क्वेश्चंस में जहाँ कुछ समझ ना आए साइन कॉस में बदल दो। देखो साइन कॉस में बदलते हैं क्या होता है देखते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है 1 बाय साइन थीटा। अब क्या करें, ऊपर देखो ये एक कॉस से गया तो ऊपर क्या बचा? 1 बाय साइन इंटू कॉस, और ये 1 बाय साइन उल्टा होकर ऊपर जाएगा इंटू साइन थीटा बाय 1। यहां से साइन गया और ये आ गया 1 बाय कॉस। अब 1 बाय कॉस क्या होता है? 1 बाय कॉस तो सीकेंड होता है। ये बातें बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद रखनी पड़ेगी, कौन किसका उल्टा है। स्पेशल गेस्ट, मैं हमेशा कॉट को कॉस बाय साइन कैसे लिखा, मैंने हमेशा बच्चों को याद कराया। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशल गेस्ट है, आपके घरों में भी स्पेशल गेस्ट है। कई बार को स्पेशल गेस्ट जब आपके घरों में आते हैं आप सबसे मिलवाते हो उनको, अरे सर इनसे मिलो, ये हमारे आईपीएस हैं, अरे सर ये हम दिल्ली पुलिस में, अरे सर ये लॉयर हैं, अरे ये जज हैं। कहने का मतलब कोई ना कोई ऐसा आदमी हर फैमिली में होता है जिसको हम लोग सबसे मिलवाते हैं शादी में, जब वो हमारे फंक्शन में आते हैं कहीं भी आते हैं हम सबसे मिलवाते हैं उनको, सर ये देखो ये। तो वो शान होते हैं हमारी फैमिली की। वैसे ही हमारे ट्रिग्नोमेट्री की शान क्या है? tan थीटा, जिसको हम लिखते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा इसका उल्टा होता है। तो cot थीटा क्या होगा? cos बाय sin। इन बातों को याद रखो। secant थीटा क्या हमारे पास है? यस, ए पार्ट इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है इन द फिगर व्हाट इज AB। ये AB हमें निकालना है। आपको एक फिगर दी हुई है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको ये AB निकालना है। देखो आपको क्या करना है, आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, जल्दी ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल आपके पास ACD, तो इन ट्रायंगल ACD, तो ACD में आप tan 30 लगा सकते हो। tan 30 किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर 45 अपॉन बेस AB नहीं AC। तो आपने कहा सर एक काम करा, मैंने AC निकाल लिया यहां से, तो 1/√3 इज इक्वल टू 45 बाय AC, और AC इंटू 1 हुआ AC और 45√3, ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। मतलब आपने AC निकाल लिया, मगर हमें तो AB चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, दूसरे ट्रायंगल से BC निकाल लेंगे और AC में से BC को माइनस कर देंगे, AB आ जाएगा।
तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल BCD। ये मैं आपको तरीका इसलिए सिखा रहा हूँ कि जब आपके पास बड़े-बड़े क्वेश्चन आएँगे 4 नंबर में, 5 नंबर में, तो आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। 2 ट्रायंगल्स का काम 2 लाइन लगा के बीच में करना है, 2 ट्रायंगल्स का काम। तो इन ट्रायंगल BCD tan 45 किसके बराबर होगा? tan 45 बराबर होगा 45 बाय BC, और आपको पता है tan 45 1 होता है और BC जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो BC कितना आ गया? 45। और ये हो गया इक्वेशन 2। और AB निकालने के लिए हमने क्या किया? AC मतलब 45√3 में से 45√3 माइनस किया और 45 कॉमन लिया, √3 - 1 मीटर्स हमारा सही आंसर सी पार्ट आ गया। तो आओ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है अ पोल ऑफ 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इज। तो ये कहता है एक पोल है 6 मीटर का जिसने एक शैडो कास्ट की कितनी? 2√3। तो कहता है बताओ सन का एलिवेशन एंगल क्या होगा? तो ये थीटा आपको निकालना है। अब आपको थीटा के सामने परपेंडिकुलर पता है और पोल हमेशा 90 डिग्री पे होगा, और आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। तो tan लगाओगे ना आप, tan थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर 6 बाय बेस 2√3। डरने घबराने की क्या बात है? तो tan थीटा क्या हुआ? tan थीटा हुआ, ये 2 से गया 3/√3। अब 3/√3 तो कोई भी वैल्यू नहीं होती। मैंने कहा सर क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मैंने कहा दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ। इस 3 को मन में लिख दो √3 इंटू √3, और एक √3 से √3 गया, क्या बचा? √3। और आप सबको पता है tan √3 किस पे होता है? tan 60 पर, और tan से tan कैंसिल हुआ, थीटा आ गया 60 डिग्री। क्या बढ़िया क्वेश्चन था। ए पार्ट इज योर राइट आंसर। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे। कहते हैं इन द गिवन फिगर आरपीएस इज 25। ये एंगल आपको 25 डिग्री दिया हुआ है। सर्कल का क्वेश्चन आ गया। कहता है वैल्यू ऑफ आरओएस क्या होगी? आरओएस निकालना है आपको, ये एंगल निकालना है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए बेटा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा ये एंगल 90 होता है। ये एंगल 90, रेडियस और टैंजेंट। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। तो ये दोनों 90 है, ये 25 है। ये निकालने के लिए क्या करोगे? सारे एंगल्स का सम इज इक्वल टू 360, क्योंकि ये बन रहा है एक क्वाड्रिलेटरल। तो 90 + 90 इज 180, 180 + 20 इज 200, 205। तो 205 प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्री, और इसको हम कहते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो 205 उधर जाके माइनस हुआ, तो 360 माइनस 205, और ये आ गया आपके पास 155 करेक्ट आंसर। तो जल्दी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, आपको समझ में आया होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37 पर कहता है इफ टेंजेंट्स पीए एंड पीबी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो ठीक है, ये दो टेंजेंट्स हैं पी और पीबी। ये पीए और पीबी दो टेंजेंट्स हैं, पीए और पीबी। ठीक है, आगे क्या कहता है वो? आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80। ये 80 डिग्री का एंगल है। ठीक है, कहता है पी ओ ए निकालो। तो ये एंगल सेंटर है ओ, तो हमें पी ओ ए ये वाला एंगल निकालना है। बहुत आसान है निकालना। देखो बेटा, ये इसको ओबी को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप सबको पता होना चाहिए ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है। कैसे? कॉमन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इक्वल, और रेडियस, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसलिए ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। अगर ये 80 है पूरा, तो ये एंगल कितना होगा? 40 डिग्री। ये 40 डिग्री होगा। तो एक 40, और आपको पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एक 90, 90 + 40 130, और इसमें से माइनस किया 50। आपका सही आंसर आ गया ए पार्ट। कितना आसान था। तो 90 + 90 + 40 प्लस एंगल जो आपको निकालना है POA इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो गया 130, उधर जाके माइनस किया 50। आपका सही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 38 जल्दी से देखते हैं। कहता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। हमने कहा अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6। रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसमें थीटा आपको 60 दिया हुआ है। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और मैं सबको कहता हूँ याद कैसे रखो, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर
उसके लिए आप पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो थीटा बाय 360 से। कितना सिंपल है। और थीटा कितना है 60 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर इज 6 इंटू 6। तो ये हो गया 60 और 360 गए 6 पे, ये 6 से गया और 122 इंटू 6 2 12 एंड 1 कैरी ओवर, तो ये हो गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर, विच इज थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं फटाफट। कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है जो एक स्क्वायर के अंदर आ सकता है, और स्क्वायर की साइड दी हुई है आपको कितनी 6 सेंटीमीटर। तो अगर स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर है तो सर्कल का डायामीटर 6 सेंटीमीटर हो गया। बस यही बात आपको याद रखनी थी। तो रेडियस क्या हुआ फिर 6/2 3 सेंटीमीटर। तो फिर एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर की जगह 3 का स्क्वायर और 9 पाई आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये रहा आपका फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, जो दिया हो साथ-साथ लिखते जाओ। द एंगल ऑफ द सेक्टर इज थीटा आपको दिया हुआ है 150। कहता है लेंथ ऑफ आर्क निकालो। मैं हमेशा कहता हूँ लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद रखने के लिए लेंथ ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद रखो। लेंथ ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, थीटा बाय 360 से, और आ गया लेंथ ऑफ आर। कितनी आसान सी बात है। तो चीजों को याद रखने के कुछ टेक्निक्स होती हैं, और ये आ गया 150 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। ये 0 से 0 गया। ये हो गया 3 5 जा और 3 12 जा। अब ध्यान से देखो 7 3 जा और 3 और 2 6, यहाँ पे आ गए 2 और 2 गया 22 से 11, 11 इंटू 5 55 आपका सेंटीमीटर आंसर आ गया, विच इज सी पार्ट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व करो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल डायरेक्ट पेपर कई बार आता है, और डायरेक्ट पेपर जब आता है तो हम यही सोचते हैं यार काश हमें फॉर्मूलाज याद होते हैं, हम बेसिक चीजें करनी भूल जाते हैं और हम मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से करने लग जाते हैं। दुनिया भर के सैम्पल पेपर, दुनिया भर की बुक्स, दुनिया भर के असाइनमेंट, दुनिया भर की वर्कशीट, इतना है कंटेंट अवेलेबल है कि आप पागल हो जाओगे और आप बेसिक को भूल जाते हो। मैं हमेशा कहता हूँ बेसिक से जुड़े रहो, एनसीईआरटी से जुड़े रहो, कॉन्सेप्ट से जुड़े रहो। जो आपका बेसिक पार्ट है वो हमेशा आप पेपर में पूछा जाएगा। हाँ, 1-2 4 क्वेश्चंस आपके बाहर से ज़रूर पूछे जाते हैं, मगर अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप वो बाहर वाले क्वेश्चन भी आसानी से कर लोगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। अब क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। कितना आसान है याद रखना। रेडियस आपको 7 दिया हुआ है, 1/4 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 से 7 गया, ये गया 2 ज़ा 11, ये हो गया 2, ये आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो आप सबको पता होना चाहिए ये एक सेक्टर होता है। एवरी स्लाइस ऑफ केक इज नोन एज अ सेक्टर फ्रॉम टुडे। आज से आपका कोई भी केक का स्लाइस एक सेक्टर होगा। तो घर में बोल मत देना जब केक कटिंग होगी मम्मी एक सेक्टर खिलाना, तो सब आ जाएंगे आपके ऊपर। तो एक पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है। ओ ए बी एक सेक्टर है। ओ ए क्या है, रेडियस। ओ बी क्या है, रेडियस। ए बी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हुआ 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क। क्या आपको बात समझ में आनी चाहिए मेरी। तो ठीक है, रेडियस दिया हुआ है 5.2, रेडियस 5.2 और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 16.4। 16.4 इज इक्वल टू 2 इंटू 5.2 प्लस लेंथ ऑफ आर्क इज भाई थीटा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई और आर की जगह 5.2। अब मेरी बात को ध्यान से समझ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं पेपर में आ जाए। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, आप सबको पता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास आर है, हमारे पास पाई है, हमारे पास 360 है, हमारे पास थीटा नहीं है। हम थीटा के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, मगर मैं आपको बताता हूं हम थीटा निकालेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, थीटा बाय 360 पाई, इस पूरे की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा बाय 360 पाई।
और इस 2 को छोड़ देंगे, 2 और 5.2 को छोड़ देंगे। अब यहाँ से 2 और 5.2, यहाँ से 2 और 5.2 कॉमन ले लो, तो 16.4 इज इक्वल टू 2 इंटू 5.2 कॉमन आ गया, 2 इंटू 5.2 मतलब 2r कॉमन आ गया। और ये कितना हुआ, ब्रैकेट में क्या बचा, इस पूरे ये पूरा तो बाहर आ गया, तो इस पूरे की जगह क्या बचा, 1 प्लस थीटा पाई बाय 3, और ये सारा बाहर आ गया, ये सारा बाहर आ गया, 2 और 5.2 बाहर आ गए, यहाँ बचा थीटा पाई बाय 360। ठीक है, अब 2 इंटू 5.2 कितना हुआ, 16.4 इज इक्वल टू, ये हो गया 10.4, और ये हो गया 1 प्लस थीटा पाई बाय 3। ठीक, अब ये 10.4 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 16.4 डिवाइड बाय 10.4 इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा पाई बाय 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो आप, पॉइंट से पॉइंट गए। अब 164 बाय 104 2 से काटते हैं, 82 52, फिर 2 से काटो 41 26, 1 उधर जाके माइनस हो गया, 41 बाय 26 माइनस 1 इज इक्वल टू थीटा पाई बाय 360। अब 41 माइनस 26, एलसीएम लिया 26, ये आ गया 15 बाय 26 थीटा पाई बाय 360। अब इसकी वैल्यू उठा करके हम यहां डाल देंगे, यहां पर वैल्यू डाल दो, 15 बाय 26 डायरेक्ट, 5.2 52 बाय 10 इंटू 52 बाय 10, ये 26 से गया कितने सा, 2 सा, 2 5 सा और 5 3 सा, 3 इंटू 52 करो, 6 और 15 और बाय 10 पॉइंट लगाओ, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। बी पार्ट इज योर राइट आंसर। तो क्वेश्चन करने की एक टेक्निक था, एक तरीका था, एक सोच थी, एक समझ थी जो आपको अपने पेपर में लगानी है अगर आपके सामने पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन आ जाता है और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होता है। तो बस याद रखना इन सब बातों को। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, कहता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 5/18, हमने कहा अच्छा इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है जी, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर इज का मतलब इक्वल टू 5/18 ऑफ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो आपको थीटा निकालना है, कितना आसान है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, थीटा क्या हुआ 5/18 इंटू 360, थीटा कितना हुआ 18 कितने था 2 सा, 2 20 20 इंटू 5 100 डिग्री, आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल था। एक एक नंबर में बेटा ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। आपको बस ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखो, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 2:3। तो दो कोन की हाइट है h1 बाय h2 आपको दी हुई है 2/3, दोनों की हाइट अलग है 2/3 दी हुई है। रेशियो में रेडियस उनका रेशियो है 5/2, तो r1 बाय r2 आपको दिया हुआ है 5/2। कहता है वॉल्यूम की रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है। तो वॉल्यूम पहले पहले जो पहला कोन है उसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 डिवाइड बाय दूसरे कोन का होगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। अब 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ये आ गया r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर। हमारे पास तो r1 बाय r2 की वैल्यू है, तो इसको लिखा हमने r1 बाय r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 बाय h। अब वैल्यू डाल दो, r1 कितना है, r1 बाय 2 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4 इंटू h1 2/3, तो 2 गया 4 से, तो 25/6 आपका आंसर आ गया। तो 25/6 आपका आंसर आ गया, दैट इज ए पार्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। मैथ्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा वेरी गुड, तो 60 मीटर पे काइट उड़ रही है अबव द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये स्ट्रिंग है, ये हाइट, ये काइट है,
और ये 60 डिग्री है। दिस इज 60 डिग्री। हाइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स और जो स्ट्रिंग है ए बी वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। अब आपने कहा स्ट्रिंग क्या है? मैंने कहा ध्यान से देखो, आपको दिया क्या हुआ है? आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है। मार्क्ड एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। P और H का रेशो चाहिए और P और H साइन देता है। साइन 60 इज इक्वल टू P बाय H, मतलब P मतलब 60 बाय H मतलब स्ट्रिंग की लेंथ हमें निकालनी है। तो √3/2 इज इक्वल टू 60 बाय AB और AB इंटू √3 हो गया AB √3 और 62 पर जाके 60 से मल्टीप्लाई हुआ हो गया 120 और AB कितना आ गया 120 अपॉन √3। √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया और आपका AB आ गया 40√3। तो 40√3 AB आ गया। AB इज इक्वल टू 40√3 मीटर्स और ये आपके पास √3 3 हो गया, 3 गया 120 से 40√3 आंसर आ गया, विच इज ए पार्ट इज योर फाइनल आंसर। तो बहुत नजदीक है हम वीडियो के एंड के, मगर आपको हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट, नई बात सीखने को मिल रही होगी। ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। कल को आप क्लास 11th में जाओगे तो 11th की वीडियोस आपको मिलेंगी, 12th की वीडियोस आपको मिलेंगी, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की वीडियोस आपको मिलेंगी इन्हीं सेम अंडरस्टैंडिंग से। तो मीडियन आपको 3 दिया हुआ है, मीन आपको 2.5 दिया हुआ है, मोड कहता है निकाल। अब देखो यार, मीन मीडियन मोड का एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है। कैसे याद रखा मैंने? मैंने कहा सबसे ज्यादा लेटर्स किसके पास है? मीडियन के पास। तो उसको 3 दे दो, 3 मीडियन और उसके बाद 2 मीन प्लस मोड। कितना आसान है देखो। 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन की वैल्यू डालो 3, 2 मीन 2 इंटू 2.5 प्लस मोड निकालना है। तो ये हो गया 9, ये हो गया 5 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हो गया 4 इज इक्वल टू मोड। ये आपका आंसर आ गया। 4 इज इक्वल टू मोड आपका आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट्स। कहता है सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास मॉडल क्लास होती है। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है, ये मॉडल क्लास। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हुई? इसकी लोअर लिमिट हुई 160। 160 इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, हमें एल मिल गया। अपर लिमिट मीडियन क्लास की चाहिए। अब मीडियन क्लास के लिए आप सबको पता है हमें निकालना होता है CF। तो मैं यहां पर CF निकाल रहा हूं। हमें सबसे पहले CF निकालना होता है। CF में सबसे पहली फ्रीक्वेंसी आएगी, दूसरी फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी में ऐड हो जाएगी, तो दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी 28, 28 में थर्ड फ्रीक्वेंसी ऐड हुई 38, 38 में फोर्थ फ्रीक्वेंसी 46, 46 में फिर आपका 9 ऐड हो गया 55 और 55 में 5 ऐड हुआ 60। अब आपने कहा सर ये CF निकालने की जरूरत क्या थी? मैंने कहा लास्ट वैल्यू ऑफ CF इज n। CF की लास्ट वैल्यू आपको n देती है और n तो आपको क्वेश्चन में गिवन था 60 स्टूडेंट, तो आपको CF की निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ये मैं आपको बता रहा हूं कॉमन सेंस। तो आपको n ही तो चाहिए था। n हो गया आपका 160 और n/2 हो गया आपका 30। आपने कहा 30 का क्या करूं? मैंने कहा CF में ढूंढो, तो CF निकालने की जरूरत थी। तो बेटा कहने का मतलब ध्यान रखो चीजों को, कंफ्यूज नहीं होना। क्लैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड हैव। तो 15 और ये हो गया 28, ये हो गया 38 और ये हो गया 46, ये हो गया 55 और ये हो गया 60। अब 30 कहाँ आएगा? मतलब n/2 कहाँ आएगा? 15 के पास क्या है? 0 से 15 तक। 28 के पास है 16 से लेकर 28 तक। 38 के पास क्या है? 29 से लेकर 38 तक की सारी वैल्यूज 38 के पास है। तो 30 भी इसके पास ही आएगा। मीडियन क्लास भी यही होगी। तो 60 लोअर लिमिट हो गई मॉडल क्लास की और अपर लिमिट मीडियम क्लास का हो गया 165। दोनों को प्लस करते हैं 325 आपका फाइनल आंसर हुआ। बी पार्ट है हमारा फाइनल आंसर विच इज 325। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें मीन दिया हुआ है 10, मगर ये मीन है किसका? मीन है इंडिविजुअल सीरीज का। ये कोई कॉन्टिन्यूअस सीरीज नहीं है, यहाँ पर कोई क्लास इंटरवल नहीं है, ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल सीरीज है। और इंडिविजुअल सीरीज का मीन फॉर्मूला होता है एक बड़ा बेसिक, टोटल अपॉन नंबर। ये आपको याद रखना है और मीन की जगह आपने 10 लिखना है क्योंकि आपको मीन 10 दिया हुआ है। और टोटल में इन सबको टोटल कर दो, x प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 अपॉन ये कितने हैं 5, और ये हो गया 50। 5 जाकर 10 से मल्टीप्लाई हुआ 50 और x निकालना है आपको, तो ये हुआ 5x प्लस, ध्यान से देखो, 18 प्लस 12 ये हुआ 30 और 30 उधर जाके माइनस हुआ, 20 इज इक्वल टू 5x, 5 जाके डिवाइड हुआ, 4 इज इक्वल टू x आपका आंसर आ गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती? प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इन बातों को याद रखना। प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है और प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाया करती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, आओ जरा देखते हैं। 0.1 बिल्कुल हो सकती है, 1/3 इज 0.33 बिल्कुल हो सकती है, 3% मतलब 3/100 बिल्कुल हो सकती है, 17/16 इज 1 पॉइंट समथिंग और 1 से बड़ी कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। तो याद रखना, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो दिस कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट बी x। अब याद रखना दो चीजें होती हैं, एक हैपनिंग और एक नॉट हैपनिंग। और जब भी आप हैपनिंग और नॉट हैपनिंग को प्लस करते हो, जब भी आप इवन नंबर और नॉट इवन नंबर, जब भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, इन सबको प्लस करते हो, आप हमेशा याद रखना आंसर 1 आता है। तो हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज 1, याद रखो इस बात को। तो क्वेश्चन नंबर 51, लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो का, और कहता है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट नंबर, हालांकि प्रोबेबिलिटी में बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, 100 अबव क्वेश्चन एमसीक्यूज के बन सकते हैं, बट हमारी एक रिस्ट्रिक्शन थी कि हमें 50 क्वेश्चंस में क्लोज करना था। प्रोबेबिलिटी की 1 मार्क की वीडियो आपको जरूर मिलेगी। आप यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मगर याद रखो, जब एक डाइस फेंकी जाएगी तो क्या क्या आ सकता है? तो आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो 6 चीजें आ सकती हैं, इसका मतलब हम 6 से डिवाइड करेंगे। हमें चाहिए कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर हमें चाहिए, और कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, और वो नंबर हुए 4 और 6, तो टोटल नंबर हुए 2 और आंसर आया 1/3, और यही है हमारा फाइनल आंसर। मैं कहूंगा आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गाने सुनते हुए, डांस करते हुए एग्जाम में जाना। टेंशन लेकर एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं होता, जो हमें आता होता है वो भी हम भूल जाते हैं। और एक बात जो आपको याद रखनी है कि एग्जाम से पहले आपको किसी से कोई बात नहीं करनी। तेरे को ये क्वेश्चन आता है, अरे तेरे को वो आता है, अरे तेरे को ये आता है, तुम्हें जो आता है उस समय तक आता है, उसके बाद ना तुम्हें कुछ नया जानना है, ना कुछ सीखना है, ना कुछ बात करनी है। तो ये मेरी टिप याद रखना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में।